शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में जनप्रतिनिधियों और संस्कृति स्कूल के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात जन जन को प्रेरित करने वाला सशक्त माध्यम है, जो नवाचार, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि इस एपिसोड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, अंगदान की प्रेरणादायक कहानियां और डिजिटल अरेस्ट जैसी ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इन संदेशों को अपनाने और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। तो हरिद्वार के श्यामपुर लालढंग मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग स्थित एक होटल में बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में दवाओं के सुरक्षण, भंडारण और सरकारी नियमों के पालन और समाज को नशा मुक्त बनाने के संकल्प पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों को नारकोटिक और नशीली दवाओं के सुरक्षित भंडारण और स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्यामपुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज रावत ने नशा मुक्त अभियान में पुलिस प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार ने चिकित्सा क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में डॉक्टर बी के विश्वास समेत कई मेडिकल संचालक मौजूद रहे। आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से जो है दवाइयों का क्रय विक्रय किया जाना चाहिए। जितनी भी शेड्यूल H1 की दवाएं हैं, MTP किट्स हैं जो कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्हें बताई गई, निर्देश दिए गए कि आप लोगों को कोई भी दवा जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी है और सारा रजिस्टर मेंटेन करना है। दवाइयाँ कोई भी फार्मेसी से वो दवाइयाँ रखेगा क्योंकि दवाएँ लाइफ सेविंग होती हैं और बट बेशक कि जितनी भी दवाइयाँ बेची जाएँ उनका पूरा रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया जाए। उसके साथ ही यहाँ पे स्थानीय थाना पुलिस भी यहाँ पे अवेलेबल रही। उनके द्वारा इन्हें कुछ अन्य बातें इनसे साझा की गई और जो कि यातायात से संबंधित जो अन्य थी और कुछ साइबर क्राइम को लेकर के इन्हें बताई गई और साथ ही इन्हें ये भी सुझाव दिए गए कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से दवाएं ना ली जाए, जिससे कि हमारी स्पूरियस दवाइयों को जो है यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है और लोग जो है कम पैसों के लिए जो है सस्ती दवाइयाँ लेने के चक्कर में जो है स्पूरियस दवाइयाँ ले रहे हैं। तो जो भी दवाई खरीदें वो जो है लाइसेंसी से खरीदें और पहचान वाले से खरीदें, उसको समझ। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी अर्चना धिंगरा हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गई हैं। अर्चना, जिस तरीके से नशीली दवाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया और बैठक में कौन कौन मौजूद था वहां पर, क्या कुछ बातें निकल कर आई इस पूरी बैठक से? अर्चना जी बिल्कुल बताना चाहूंगी आपको कि हरिद्वार के लालढंग मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ये बैठक कराई गई थी, जिसमें ये आपको बता दूं कि ये अहम बैठक थी क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि नशे की तरफ लोग झुकाव ज्यादा दे रहे हैं, नशीली दवाइयाँ दुकानों पर बिकती हैं। तो इस पर्पज से लेकर इन्होंने ये मीटिंग की कि हम समाज सुधार का भी काम करेंगे, समाज नशा मुक्त करवाने का संकल्प भी विस्तार से चर्चा हुई इस पर। यही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती उन्होंने नार्को का भी कहा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जो रजिस्टर होता है स्टॉक भंडारण का, उसको मेंटेन करें, मेडिकल स्टोर वाले इसको मेंटेन करके रखें, हर महीने उसकी जांच करवाएं कि कितने दिए जा रहे हैं और जब तक डॉक्टर की पर्ची न आए तब तक किसी को भी नशीली दवाई न दी जाए। यही आपको बता दो कि एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार और काफी लोग यहाँ पे मौजूद रहे थे। जी अर्चना, जिस तरह से ये पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि उत्तराखंड में लगातार मेडिकल पर जाकर इस तरह की छापेमारी की जाती है कि भाई नकली दवाएं कहीं से कहीं तक बाहर ना जाने पाएं या फिर अगर वो एक्सपायर कर गई हैं तो समय रहते उनको नष्ट किया जाए। लेकिन ये बीच बीच में ये पूरा जो अभियान है वो ठप पड़ जाता है। भाई लोग कहते हैं भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
4 दिन तो जमकर जांच पड़ताल किया जाता है, तमाम लोगों को तलब किया जाता है, उनको एडवाइजरी जारी की जाती है, सूचना दिया जाता है, आदेश निर्देश दिया जाता है। उसके बाद सब सुई पटक सन्नाटा वाला माहौल हो जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जिन जाग जाता है और फिर से कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए शिवम, आपको बताना चाहूंगी, ड्रग इंस्पेक्टर जो अनीता भारती हैं, ये हमेशा ये मुहिम नशा पे चलाती रहती है, न कि नशा मुक्त हो उत्तराखंड। क्योंकि 2025 नशा मुक्त करना था, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। जगह जगह नशीली दवाइयां बिकती हैं। इस पर अनीता भारती का काफी दबाव रहा है कि वो हमेशा बैठक करती हैं, ग्रामीणों में भी जाकर मेडिकल की चेकिंग करती हैं, लेकिन इस पे कोई ठोस वो नहीं हो पा रहा है कि इसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर अकेली है जो इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आती रहती है। जी अर्चना, कहा जाता है भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यानी बीमारी से अच्छा परहेज होता है। तो अगर जब ये सबको पता है कि भाई उत्तराखंड में जो युवा हैं वो नशे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, सवाल ये हो जाता है कि ये जहां से पनप रहा है, अगर इसको वहीं से बंद कर दिया जाए, या फिर भाई चेकिंग से अच्छा है ना कि जहां से चीजें आ रही हैं वहीं पर खत्म कर दिया जाए उसको, तो शायद इतने बड़े मुहिम की, इतने बड़े अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी तरफ काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल। नार्कोटिक और नशीली दवाओं पर सुरक्षित भंडारण का वो किया गया है कि जो भंडारण स्टॉक है, रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट किया जाए, उसको चेक किया जाए। लेकिन यहीं पे कहीं ना कहीं विभाग की कमी नजर आती है कि उसकी चेकिंग नहीं हो पाती। एक विभाग के ऊपर सारी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन यहीं पर अनीता भारती पुलिस प्रशासन की भी मदद लेती रहती है और उसके साथ इस पे छापेमारी भी करती है। जी अर्चना, जिस तरह से नारकोटिक और नशीली दवाओं को कहा गया भाई सुरक्षित भंडारण किया जाए, इसका स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से तैयार किया जाए, अब उसको अपडेट रखा जाए, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। तभी जाकर मीटिंग करनी पड़ी और तमाम जो मेडिकल संचालक हैं उनको बुलाया गया, तो मतलब सब कुछ ठीक नहीं था ना, इसी वजह से तो ये बैठक हुई। या फिर क्या संदेश देने की कोशिश है कि भाई सबकी निगरानी रखी जा रही है और किसी के प्रति कोई लापरवाही करता हुआ मिला तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्या एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है इस मीटिंग से या इस बैठक से? जी बिल्कुल। बता दूं आपको कि अनीता भारती ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की अब आगे किसी भी मेडिकल स्टोर की अगर ये शिकायत आती है कि इन्होंने नशीली दवाएं दी और अपडेट नहीं किया है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, स्टॉक मेंटेन नहीं है उनका, तो उसको सील किया जाएगा। जी ठीक है अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ड्रग इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी है, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने बड़ा चुनावी वादा किया है। और वो क्या? प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में गैरसैंण में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया था और राजधानी घोषित होने के बाद यहां एयरपोर्ट का निर्माण कर उसे एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। गणेश गोदियाल का कहना है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने से पहाड़ी क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी और संतुलित विकास का रास्ता भी खुलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से बदलाव का समर्थन करने की अपील की। मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। दूसरा गैरसैंण में ही जो दूधातोली फॉरेस्ट है, दूधातोली फॉरेस्ट में एक ऐसी रिज है जो स्ट्रेट 3 किलोमीटर सीधी है, स्ट्रेट 3 किलोमीटर तक सीधी है।
मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ऐलान है कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाएगा, और क्या कुछ कहा उन्होंने और उनके इस बयान के क्या मायने निकल कर आते हैं? क्या इसे 2027 विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य से ही जोड़कर देखा जाए या कुछ अलग इसके मायने निकल कर सामने आते हैं? अजय जी देखिए शिवम, जब भी चुनावी साल होता है और चुनाव का वक्त होता है तो गैरसैंण का जो मुद्दा है वो राजनीतिक दलों की का जो मुख्य विषय होता है वो गैरसैंण का विषय हो जाता है। आम जनता के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो जाता है। देखिए, गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो विषय है ये राज्य गठन से पहले का है और राज्य गठन के समय जब आंदोलन चल रहा था उस समय सभी लोगों की एक ही मांग थी कि जब उत्तराखंड राज्य बनेगा तो गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन राज्य गठन के बाद से अस्थायी तौर पर देहरादून को राजधानी बनाया गया और गैरसैंण को राजधानी के तौर पर मान्यता उस वक्त नहीं मिली। काफी लंबे समय से जब भी चुनाव का वक्त आता है तो राजनीति में गैरसैंण के विषय को प्रमुखता से रखा जाता है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से गैरसैंण को विकसित करने की बात कही जाती है। गैरसैंण के विकास को लेकर के जो पर्वतीय राज्य की अवधारणा थी उसको पूरा करने की बात कही जाती है। देखिए, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने जब पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी और विधानसभा का निर्माण हुआ और विजय बहुगुणा के ही कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में सत्र आयोजित किया गया था। तो ये जो प्रक्रिया है राजनीतिक दलों की ओर से ये लगभग पहले से की जाती रही है, लेकिन अब चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब गैरसैंण के मुद्दे को अगर उठाया जाएगा तो जाहिर है इसे सीधे सीधे तौर पर चुनावी राजनीति के तौर पर ही, चुनावी रणनीति के तौर पर ही देखा जाएगा। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ये कहा है, उन्होंने ऐलान भी किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दिया जाएगा। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी पूर्व में भी सरकार रही है, वर्तमान में भी सरकार है, लेकिन गैरसैंण का जिस तरह से विकास होना चाहिए इस उत्तराखंड के 25 सालों के बाद अभी तक जो गैरसैंण का विकास नहीं हो पाया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि गैरसैंण को जिला तक नहीं बनाया गया है। जिस जगह को आप राजधानी बनाना चाहते हैं शिवम, उस जगह को आपने अभी तक जिला नहीं बनाया है और मूलभूत सुविधाओं का हमेशा वहाँ पर अभाव रहा है। देखिए, 9 मार्च से वहाँ पर 13 मार्च तक 9 मार्च से वहाँ बजट सत्र आयोजित किया जाएगा और उसके बाद वहाँ से फिर जो पूरा प्रशासनिक अमला है एक बार जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए गैरसैंण के विकास को लेकर के वो पूरी नहीं हो पाती। हाँ, इतना जरूर है शिवम कि जब यहाँ से पूरा प्रशासनिक अमला विधानसभा सत्र कराने के लिए जब पहुँचता है तो उस क्षेत्र में तमाम मूलभूत सुविधाएं पहुँचाई जाती है। बिजली पानी की व्यवस्था पर्याप्त रहती है, चिकित्सा सेवा की व्यवस्था पर्याप्त रहती है, सड़कों को दुरुस्त किया जाता है। लेकिन जैसे ही सत्र समाप्त हो जाता है वहाँ से सब लोग वापस आ जाते हैं और फिर वहाँ पर अभाव की जिंदगी स्थानीय लोग जीते रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हमेशा वहाँ होती रहे ताकि जो प्रशासन के लोग हैं, जो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ पर पहुँचते रहे और वहाँ पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो इसके शिवम गैरसैंण का जो विषय है वो लगातार उठाया जाता रहा है राजनीतिक दलों की ओर से और अभी ये जो बयान गणेश गोदियाल ने दिया है इसकी जो इसका परिप्रेक्ष्य रहा है, इसके पीछे की अवधारणा ये रही है कि हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 विधायक हैं उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराए जाने को लेकर के सवाल भी किया है और ये कहा है कि
वहाँ पर अधिक ठंडक रहती है और गैरसैंण में जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी विपरीत रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई वाला स्थान है, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को और ठंडक अधिक रहती है। तो ऐसे में जिस जगह पर ये विधानसभा भवन बनाया गया है वो सही जगह नहीं चुना गया है, इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने दिया है। तो इसको लेकर के अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर से किन तरह की रणनीति रहेगी, क्या राजनीति की रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अजय जी, राजनीति में कहा जाता है दो चीज काम करते हैं, एक नेक इरादा, दूसरा वादा। क्या ये जो गणेश गोदियाल ने कहा, क्या ये सिर्फ वादा समझा जाए या नेक इरादा समझा जाए? क्योंकि सामने चुनाव भी है, तो इसलिए पचोपेश में लोग फंसे होंगे कि भाई गणेश गोदियाल अब चुनाव को सामने देखकर, समक्ष देखने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर मतलब अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि सरकार बन भी जाए, तो फिर ये चुनावी वादा इसे क्यों ना माना जाए? इसे नेक इरादा के तौर पर कैसे देखा जाए, जो भी गणेश गोदियाल कह रहे हैं? अजय जी देखिए शिवम, ये दो सरकारें ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो पूर्ण बहुमत में रही हैं और बहुमत से बहुत ज्यादा इनके विधायक रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं घोषणा किया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया है और उससे पहले की जो कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं उस समय भी सहयोग के जरिए ही अन्य जो विधायक रहे हैं, निर्दलीय रहे हैं या अन्य राजनीतिक दलों के विधायक रहे हैं, उनके समर्थन से सरकारें बनी हैं। तो देखिए शिवम, यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि आप सर्वदलीय तरीके से जो आप सरकार चलाते हैं, कई दलों को मिला करके सरकार चलाते हैं, तब भी आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि स्थायी राजधानी कहाँ होगा। और अब आप पूर्ण बहुमत की सरकार भी लेकर के चला रहे हैं, आपके पास संख्या से ज्यादा विधायक है, तब भी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार की गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। तो ये बड़ा दिलचस्प विषय है कि क्या जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूर्ण बहुमत में रहेगी, अकेले ही कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक रहेंगे और क्या उनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं अन्य विधायकों के सहयोग की सरकार तो नहीं बनानी होगी? क्योंकि देखिए, जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय लेना होगा, वो सबके समर्थन से होगा और अगर उनके पास पूरा सरकार चलाने के लिए किसी अन्य दलों का सहयोग नहीं मिलता है, केवल अपने ही दम से सरकार बनाते हैं, तो इस तरह से फैसला ले सकते हैं जिस तरह गणेश गोदियाल ने आज बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर विरोधाभासी बात इसलिए सामने आ रही है शिवम, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की इस समय दो सरकारें जो संख्या है सरकार बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा की संख्या में है, इसके बावजूद वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाए। ये सवाल जरूर है, लेकिन शिवम दूसरा एक और विषय यहाँ पर आता है कि गैरसैंण में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर राजधानी जैसे विषय काफी सोच विचार करने वाला विषय है, काफी विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाली बात है और वहाँ पहले क्षेत्रीय विकास की जो अवधारणा है उसको पूरा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक स्थायी राजधानी की परिकल्पना और उसके बारे में बात करना भी बेमानी साबित होगी, क्योंकि वहाँ पर आवागमन का साधन पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर तमाम तरह की जो सेवाएं और सुविधाएं हैं वो नहीं मुहैया हो पा रही हैं। आप सभी अधिकारियों को एक जगह पर नहीं ठहरा पाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान, पत्रकारों को भी 50-55 किलोमीटर दूर ठहरना पड़ता है, रोज उनका आवागमन करना पड़ता है विधानसभा भवन से लेकर के जिस स्थान तक उनको ठहराते हैं। अधिकारियों को भी काफी दूर दूर तक ठहराया जाता है, वो रोज सुबह आते हैं, शाम को फिर वापस अपने जहाँ ठहराए गए हैं उन जगहों पर जाते हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, जब तक विधानसभा के बगल में, विधानसभा के पास ये सारी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके अलावा गैरसैंण पूरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को हम लेकर के कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का ये क्षेत्र है, ये बॉर्डर वाला इलाका है, उस जगह पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें, बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था की बात करें, स्कूल की बात करें और सबसे बड़ी चीज़ है पलायन रोकने की बात करें, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करें, तो ये जब तक सारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जो बात कही जा रही है वो केवल चुनावी बातें हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में देश भर से आए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और सेमिनार का मुख्य विषय महिलाओं में बढ़ती हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण महिलाओं में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि सेमिनार में महिलाओं तक हृदय रोग की सही जानकारी पहुंचाने, समय पर जांच और उचित उपचार सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इस अवसर पर देश भर से आई महिला डॉक्टरों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। आयोजकों का मानना है कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगी। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपने एक जो उनका काउंसिल है, पिंक काउंसिल, उसके तत्वाधान में यहाँ पर एक हार्ट डिजीज़ पर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पर एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इस बार की जो टॉपिक है वो महिलाओं में जो हार्ट डिजीज़ेज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जो हो रही हैं उनके बारे में जनता तक या महिलाओं तक किस तरह से जानकारी दी जाए, उसके बाद किस तरह से उसका उपचार हो और अवेयरनेस किस तरह से हम महिलाओं के बीच में करें। इसके लिए ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है और मैं सभी को बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जहाँ महिलाएं डॉक्टर भी आई हैं, हमारी हार्ट की डॉक्टर्स भी आई हैं और एक अच्छा मंथन निकलेगा। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होगी, मंथन के बाद कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी जिससे हम अपनी बहनों को जो इस वक्त चाहे गांव में है, शहर में है, छोटे शहर में है, बड़े शहरों में है, किन कारणों की वजह से ये हार्ट डिजीज़ इतना तेज़ी से बढ़ रही है इस देश में, उसको किस तरह से रोक पाएंगे, उसका एक ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। और मैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और पिंक काउंसिल को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देहरादून में शिक्षा अधिकारी से मारपीट के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले में भाजपा ने खड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों ना हो। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनएक्सेप्टेड यानी अस्वीकार्य बताया और उन्होंने कहा कि रायपुर विधायक उमेश काऊ से पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट जवाब तलब किया जाएगा और पार्टी ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में दोषी सिद्ध होते हैं तो फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया कि अराजकता और हिंसा की राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षक समुदाय से संयम बनाए रखने की अपील की गई ताकि छात्रों के भविष्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर न पड़े। तो अगली खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता विधानसभा के हरिपुर घाट पर संत निरंकारी मिशन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। मिशन के सेवादारों ने यमुना नदी के तट पर श्मशान घाट परिसर में व्यापक साफ सफाई की। ब्रांच मुखी नरेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुबह 8 बजे से 11 बजे तक देश भर में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी की जयंती के अवसर पर लगभग 1100 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में विकास नगर शाखा ने हरिपुर घाट और यमुना पुल के पास सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और संत निरंकारी मिशन के द्वारा जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर 1500 से अधिक स्थानों पर ये स्वच्छता अभियान बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर चलाया जा रहा है। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर निरंकारी वॉलंटियर और निरंकारी मिशन के सेवादार मिलजुल कर ऐसे स्थानों पर जो हमारा हरि घाट है, ये यमुना तट पर लगातार इस बार चौथा चरण है, जहां पर हरि घाट के इस ऐतिहासिक स्थल पर और उधर शमशान घाट है पुल के उस ओर, तो वहां पर भी जो है मिलजुल कर सभी ने जो है निरंकारी मिशन के वॉलंटियर और सेवा दल के भाई बहनों ने सुबह से ही जो है 8 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी यहाँ पर ये व्यवस्थाएं। और ये आप देख रहे थे कि सुबह जो है कितनी यहाँ पर गंदगी थी और उसके बाद भी यहाँ की जनता से काफी 3 साल पहले भी इनसे यहाँ पर विनती की गई थी कि इस तरह की गंदगी यहाँ पर स्थानीय लोगों से प्रार्थना भी की थी कि मंदिर का स्थान है इसको स्वच्छ। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम बिजली बिल के टॉप बकायेदारों की सूची में आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। ऊर्जा निगम द्वारा जारी सूची के मुताबिक मंत्री पर 2,98,704 रुपए का बिजली बिल बकाया है और यह बकाया बागेश्वर जिले के कौसानी स्थित उनके रुद्राक्ष पैलेस होटल का बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आम जनता पर सख्ती और जनप्रतिनिधियों पर नरमी
क्यों? और इसी सूची में पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के नाम पर भी करीब 2,85,990 रुपए का बकाया दर्ज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊर्जा निगम इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई करता है और क्या मंत्री की ओर से इस पर कोई सफाई आती है। तो ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के ब्लड बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब रक्तदान करने पहुंचे एक युवक पर खून की सौदेबाजी का शक हुआ। 21 फरवरी को पशुलोक विस्थापित क्षेत्र से आया युवक जब रक्तदान की प्रक्रिया में था तो सामान्य पूछताछ के दौरान उसकी बातों से स्टाफ को संदेह हुआ। मामला संदिग्ध लगने पर सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एम्स चौकी प्रभारी देवेंद्र पवार ने दोनों से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि एक युवक स्थानीय विस्थापित क्षेत्र का निवासी है जबकि दूसरा बरेली के एक मरीज का तीमारदार है। फिलहाल खून के बदले पैसे के लेन देन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। बावजूद इसके पुलिस अस्पताल परिसर के बाहर किसी संभावित गिरोह की सक्रियता पर नजर बनाए हुए है। तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आवारा सांडों का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरानी टिहरी बस स्टैंड पर आज सुबह 2 सांडों की आपस लड़ाई ने जो है तफरी मचा दी और लड़ते लड़ते सांडों ने कई वाहनों को चपेट में लेकर क्षतिग्रस्त कर दिया जबकि फुटपाथ पर लगी एक खाने की ठेली को भी टक्कर मारकर पलट दिया। रोजी रोटी के लिए निकले युवक का सामान बर्बाद हो गया और ठेली भी टूट गई। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों और पानी की मदद से सांडों को अलग करने की कोशिश की लेकिन काफी देर तक हालात बेकाबू रहे। इससे पहले शिवाजी नगर में भी एक महिला को सांड ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और पशु कल्याण बोर्ड से सड़कों से आवारा सांडों को हटाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो हरिद्वार से एक विवादित वीडियो वायरल हो गया है जहां पर खानपुर सीट से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बीती रात एक शादी समारोह में नजर आए जहां स्टेज पर महिला डांसर प्रस्तुति दे रही थी। वीडियो में महिला डांसर के आसपास हथियार लिए खड़े 2 व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें पूर्व विधायक के सुरक्षाकर्मी बताया जा रहा है और इस वीडियो ने खानपुर सीट से जुड़े फायरिंग विवाद की याद दिला दी और हथियारों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी। तो हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध पर कड़ी नजर रखने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर देर रात से ही एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। पुलिस ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भारी मौजूदगी के साथ वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग शुरू कर दी। इस अभियान के तहत अवैध शस्त्र, नशीले पदार्थ और संदिग्ध वाहन खंगाले जा रहे हैं। कार और बाइक चालक के बैग तक खोले जा रहे हैं और सभी थाने और चौकियों के प्रभारी सक्रिय निगरानी रख रहे हैं। एसएसपी के सख्त निर्देशों के साथ ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।